हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिस्टर सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद काफ़ी व्यस्तता इधर बीच रही बाबू, तो अब आप सबके लिए फिर से प्रयास किया गया। पेट में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। पेट का यदि आप सबने पेपर देखा होगा तो पढ़ाई हुई बहुत सारी बातें आपको मिली होंगी यदि आप ईमानदारी से उसका आकलन करेंगे तो। कुछ उसी तरीका का प्रयास जो है हम लोग करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। और आज से एक नई श्रृंखला शुरू होगी जिसमें हम लोग सीधे सीधे बाबू, अभी भी फ़िलहाल समय अभाव के नाते हम लोग पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा। लगभग जितना समय मिल पाएगा क्वेश्चन आंसर ऐसे ही लगातार हम लोग डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे आपके जीएस सेगमेंट में। जीएस सेगमेंट में आप सब लोग जानते हैं कि बड़ा जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, एक बाबू है आपका इंडियन पॉलिटी जिसको कहा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था, और दूसरा आपका फंडामेंटल लॉ मूल विधि। तो जीएस सेगमेंट में ये बड़ा महत्वपूर्ण का पोर्शन है। मान के चलना लगभग यदि इन दोनों विषयों की बातचीत कर ली जाए, एक आपका विषय हो गया जीएस पोर्शन में वो राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था एवं संविधान कह लीजिए, और दूसरा जो है वो मूल विधि। इन दोनों से मिला जुला करके यदि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का आकलन यदि आप करें तो लगभग 40 प्रश्नों में से इनकी जो संख्या होगी 24, जिसका ज़्यादा वेटेज बाबू भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था लिया होगा। कम से कम मान करके चलना 16 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएगा मूल विधि। इन दोनों के अलावा 24 क्वेश्चन में बाबू फिर टोटल आप जानते हैं हर एक सेगमेंट में 40 क्वेश्चन आने हैं। कुल 4 आपके सेगमेंट हैं, 4 आपके सेक्शन हैं। एक सेक्शन आपका हिंदी का है, एक सेक्शन आपका रीजनिंग का है, एक सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का है और एक सेक्शन आपका जीएस का है। तो हर एक सेक्शन का समान वेटेज है। मैथमेटिक्स से भी 40 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन हिंदी से आने हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग से आने हैं और 40 जीएस से आने हैं। दूसरी सबसे बात है, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, आप सब लोग यह जानते हैं जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो मेरिट सामान्य रूप से इसमें बहुत ज़्यादा ही जाएगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बाबू, आपको हर एक सेगमेंट में पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बाबू हर एक सेक्शन को आप पास करेंगे तब मेरिट में आप आएंगे, और अंतिम में फिर फाइनल ओवरऑल मेरिट में यदि आते हैं तब आपका चयन सुनिश्चित होगा। अन्यथा किसी भी एक सेक्शन एक सेगमेंट में कमज़ोर हो जाएंगे तो आप मान करके चलिएगा चयन श्रेणी से बाहर है। तो सबसे पहली बात तो ये आपके तैयारी के संदर्भ में बातचीत की जाए कि किसी भी सेगमेंट को आपको कमज़ोर नहीं आंकना है। आपके 4 सेगमेंट दिए हुए हैं, एक सेगमेंट 2, 3, 4। एक में मैथमेटिक्स को एम से रिप्रेजेंट कर लें, रीजनिंग को आर से रिप्रेजेंट कर लें, उसके बाद एक सेगमेंट आपका बाबू हिंदी का हो गया और एक सेगमेंट जीएस का हो गया। सब में 40 क्वेश्चन आने हैं। और ऑन एवरेज आपको यदि बातचीत की जाए पहले सबसे सेक्शन पास करने की, तो कम से कम बाबू हर एक सेक्शन से कम मिनिमम आपको 14 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। बाकी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें है नहीं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, आपको टारगेट करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, नॉर्मलाइजेशन होगा। बावजूद उसके आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका जो मेन फोकस है 160 क्वेश्चन पे हो, और सही तो कम से कम आपको करना पड़ेगा किसी भी सूरत हाल में 120 क्वेश्चन। तो सबसे पहले सुनिश्चित करें, अपना तैयारी के मूल्यांकन करें, उसमें देखें कि कौन कौन सा विषय आपके लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा पक्ष आपका मजबूत पक्ष है, कौन कौन सा पक्ष पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कौन से तैयारी के दरमियान ऐसे सेगमेंट हैं जिसको आज तक आप तैयार करते रहे बावजूद उसके उसमें पिछड़ रहे हैं, उसके लिए कौन सी नई रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी। यदि आप हमसे अन्य किसी विषय में किसी विषय वस्तु को लेकर के किसी रणनीति पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो यथासंभव आपकी मदद करने का प्रयास किया जाएगा। इधर बीच अब लगातार अभ्यर्थियों के फ़ोन या कह लीजिए सेंटर पे आकर के मिलने के लिए, इधर बीच उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो इस वजह से उनकी तैयारी को लेकर के और एक गंभीर अध्यापक होने की वजह से लगातार हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं जिससे सभी लोगों की तैयारी सुनिश्चित हो सके। तो इस दिशा में इस वजह से यूट्यूब पे इधर भी आना थोड़ा मुश्किल सा हुआ, लेकिन आज काफ़ी एक लंबे समय के बाद आप सबसे रूबरू होने का प्रयास किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक प्यार और दुलार दिया हुआ है, आगे भी आपकी तरफ से ये स्नेह मिलता रहेगा। तो एक ये जो श्रृंखला शुरू की गई है, जब हमको समय मिलेगा आप सबके लिए, आप सबके बीच में जीएस वाले सेगमेंट से प्रयास किया जाएगा कि जो सेक्शनल कट ऑफ है कम से कम उतना सुनिश्चित कर लिया जाए कि जीएस पोर्शन में, क्योंकि बहुत बच्चे अन्य सेगमेंट में कहते हैं कि हम बड़े आराम से पास हो जाते हैं, जीएस वाले पोर्शन में आकर के हमारी गाड़ी रुक रही है।
तो प्रयास ये होगा कि इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से हम लोग इस सेक्शन को बड़े आराम से पार कर सकें। रही ये 16 क्वेश्चन बाबू, इसमें देखें वेटेज, तो बाबू इतिहास के कम से कम यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके के उसके बाद बड़े महत्वपूर्ण पोर्शन हो जाता है। पिट में जितना पढ़ाया गया था बाबू 80% के आसपास, 100% कोई कहता है, तो अब जो कहता होगा यदि बात कर ले जाए तो बात सही है, लेकिन पेट में हम लोगों ने जो भी पढ़ाया 75 से 80% क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे क्लासरूम से आए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो पढ़े हुए हैं जान रहे हैं, क्लास ऑफलाइन भी पढ़े हुए हैं और ऑनलाइन जितना भी हम लोगों ने समय रहा आप सबके लिए प्रयास किया। तो एक हिस्ट्री से मान के चलना स्टैटिक जीके, और यहीं पर थोड़ा सा आप जोड़ दें, एक सब्जेक्ट आज बड़ा महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी प्रकार का वनडे का एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज इत्यादि बड़ी परीक्षाओं का एग्ज़ाम हो, उन सब में बड़ा अच्छा वेटेज है करंट अफेयर्स का। तो इन 16 क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा यहीं पे साइंस से उतने क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, साइंस और एक आप एक सब्जेक्ट रख लीजिए जिसका नाम है ज्योग्राफी। तो कुल मिला जुला के ये जो 16 क्वेश्चन है बाबू कुछ इस कैटेगरी में डिवाइड होंगे, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इतिहास से, 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे बाबू आपको स्टैटिक जीके से, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर से, और कभी इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएगा। इसी 2-1 के अनुपात में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आज की श्रृंखला में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही बनाते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है उसमें लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, कि आप आएँ सीधे वीडियो देखें आराम से और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें कि हकीकत में कहाँ तक आपने चीज़ों को सही तरीके से अध्ययन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए आज से शुरू करते हैं। कुछ ऐसे हम प्रश्न बोलेंगे, प्रश्न हम आराम से बोलेंगे, लिखेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो प्रश्न हम बोलेंगे, नोट्स आप जब लेकर के बैठेंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, प्रश्नों को लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा। हम आपके बोर्ड में बाबू केवल और केवल उत्तर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न अब आप सब देखिए ध्यान से, आप सबकी नज़रों के सामने पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। यदि आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो लिख देंगे, किस शासक को त्रिसमुद्रतोय पितावाहन के नाम से जाना जाता। आप चाहें तो कमेंट करके उत्तर बताएं ईमानदारी से, बिना मेरे उत्तर के सुने पहले यदि आपके मन में उत्तर आ रहा है तो सही सही बताएंगे। देखा जाएगा कि कितने बच्चों की तैयारी सही चल रही है और कितने प्रश्नों का उत्तर वो देने में अपने आप को सक्षम पा रहे हैं। प्रश्न को फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं। यदि आपसे कोई पूछे त्रिसमुद्रतोय पितावाहन के नाम से किसको जाना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को त्रिसमुद्रतोय पितावाहन के नाम से जाना जाता। जब बात आ गई गौतमी पुत्र सातकर्णी की, तो पढ़ाने का अपना यही तरीका होगा, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको जो जवाब आएगा वहां से 4-5 क्वेश्चन और निकाल दिया जाएगा, जिससे आपको वो टॉपिक से संबंधित यदि प्रश्न एग्जाम में आए तो आपके लिए आसान हो जाए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की बातचीत की जाए तो इनकी माता है बाबू गौतमी बलश्री। इस वंश की यह खासियत रही है कि यह लोग अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। तो इनकी माता है गौतमी बलश्री, और गौतमी बलश्री का बाबू एक अभिलेख है जिसका नाम है नासिक अभिलेख। पेपर में यदि आपसे कोई पूछ दे कि एकमात्र ब्राह्मण अभिलेख बताइए, तो इसी नासिक अभिलेख को एकमात्र ब्राह्मण अभिलेख कहा जाता। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, यदि प्राचीन इतिहास से एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया, एकमात्र ब्राह्मण अभिलेख कहा जाता। यदि आपसे एग्जाम में एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा तो पूछे जाने की प्रबल संभावना है ऐसे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहीं से देख लें, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बाबू वेणकटक नामक शहर बसाया था, इसलिए इसको वेणकटक स्वामी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वेणकटक स्वामी। इतिहास में भी हमने एक बात पढ़ाई थी बाबू, और वो आपके पेट के हिंदी क्वेश्चन के लिए आपके काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। गौतमी पुत्र सातकर्णी को बाबू क्षत्रियों का दर्प चूर करने वाला शासक कहा गया है, और संयोग से दर्प का पर्यायवाची आप संभवतः विलोम पूछ दिया गया था। कई बच्चे जो दर्प हिंदी में छूट गया था वो इतिहास में हमसे पढ़ लिए थे और उसको बड़े आराम से कर लिए थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्षत्रियों का दर्प, दर्प बोले तो क्या कहते हैं, घमंड। तो क्षत्रियों का घमंड चूर करने वाला शासक के नाम से भी यदि आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी।
ये इतनी महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और ये आप ध्यान रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किस वंश के लोगों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे? तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे बाबू सातवाहन वंश के लोगों के द्वारा, याद रखेंगे इसको। शीशे एवं पोटीन के सिक्के चलाए गए थे आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा। इनकी जो खासियत रही है, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। इस वंश का सबसे महानतम, सबसे महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको दिखाई देगा। यदि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक पूछ दे तो आप इसको बता देंगे सिमुक या तो सिंधुक को। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बाबू, 3 ब्राह्मण वंशों में यदि आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में 3 महत्वपूर्ण वंश दिखाई देते हैं। एक का नाम है शुंग वंश, एक का नाम है कण्व वंश और एक का नाम है आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश में ये बड़ा महत्वपूर्ण शासक रहा और इससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताया। ये पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बाबू आपको मैंने इतना क्वेश्चन निकाल करके दिखाया है। दूसरी बात बता देंगे, अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन यदि आपसे पूछें तो आर्यों के निवास स्थान को किस विद्वान ने आर्कटिक प्रदेश बताया है? यदि आप पिछले हमारे वीडियो लेक्चर को देखेंगे, यदि आप वीडियो लेक्चर को पूरा ध्यान से देखे होंगे तो जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप न बता सकें। दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछा गया क्या कि किस विद्वान ने आर्यों का जो निवास स्थान है वह आर्कटिक प्रदेश बताया है? आर्कटिक प्रदेश। तो इसमें बाबू हम आपको जवाब बता देते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जो निवास स्थान बताया है आर्कटिक प्रदेश बताया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बाल गंगाधर तिलक की बात आ गई तो इनसे भी जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले बाबू यदि आप देखें तो एक तिलक फंड की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए, और तिलक फंड में बाबू 1 करोड़ के आसपास सहयोग राशि के तौर पर मिला हुआ था। इसके अलावा आप जानते हैं 1 अगस्त 1920 को मृत्यु होती है और इधर बाबू आप देखेंगे शुरू होता है असहयोग आंदोलन। इसके अलावा बंगाल विभाजन के दौरान देखें बंग भंग आंदोलन के दरमियान देखेंगे तो एक बड़े नेता के तौर पर उभरेंगे। और एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बाबू, मांडले जेल में इनके द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई जिसका नाम है बाबू गीता रहस्य। और जब इतनी बात जान गए तो एक बात और आप जान लें, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक भी कहा जाता है। इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको अशांति का जनक कहा गया है। तो बाल गंगाधर तिलक आए। इससे के अलावा ऐसा नहीं बाल गंगाधर तिलक केवल इतने ही, ये जो आपको एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बस आपसे एक पूछा गया था, उसके माध्यम से ये उतना उत्तर बता करके इतना प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया। बाल गंगाधर तिलक से ये सब महत्वपूर्ण बातें थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य आप जान सकते हैं, होम रूल लीग जो है या होम रूल मूवमेंट जो है कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी एनी बेसेंट के द्वारा, और इनके द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में वो शुरू किया गया था अप्रैल 1916 के आसपास से, और सितंबर 1916 में मद्रास से शुरू करती हैं कौन, एनी बेसेंट। तो ये इतने 2 क्वेश्चन से देखिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया गया आपको। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं, इसको मिटा देते हैं, किनारे हो जाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बातों को पूरा ध्यान से सुनेंगे। यदि केवल ये बोर्ड का लिखा हुआ सोच करके आप चाहेंगे नोट्स बना लें तो अब बन नहीं पाएगा। एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे, गौर से उसको नोट्स बनाएंगे, तब जा करके यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तभी आप कर पाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे चीज़ें जो मान लीजिए लिखनी पड़े आपको तो लिख सकते हैं आराम से। चलिए मिटा देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको देखने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछे कि भारत पर
सर्वप्रथम आक्रमण किस वंश के द्वारा हुआ था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस वंश के द्वारा हुआ था? देखिए कहे आपसे लिखेंगे नहीं, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई, जब तक हाथ में चाक ना लगे, मार्कर ना पुता, लिखा ना बोर्ड पे, तब तक फील नहीं आता है। फिर भी प्रयास करेंगे कि आज फील से बचा जाए। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बाबू, ईरान के एक वंश रहा जिसका नाम है हखमनी वंश। ईरान के हखमनी वंश के द्वारा भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि भारत के किसी क्षेत्र पर सर्वप्रथम विजय भारत के किसी क्षेत्र पर सर्वप्रथम विजय किस शासक ने प्राप्त की? तो इसका नाम बताएंगे बाबू डेरियस, जिसे दारा के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहीं से कुछ और क्वेश्चन बाबू ईरान से ही प्रभावित होकर के भारत में बाबू प्रचार और प्रसार हुआ। प्रसार कह सकते हैं, विस्तार हुआ एक लिपि का, जिस लिपि को कहते हैं बाबू खरोष्ठी लिपि। अगला क्वेश्चन बता दें। इसके अलावा एक प्रश्न और देख लीजिए ईरान से ही। दुनिया में सर्वप्रथम जो अभिलेख लिखवाने की कला विकसित की गई है वो ईरान से ही की गई, ऐसी मान्यता है। अभिलेख लिखवाने की कला का विकास दुनिया में ईरान से। भारत में यदि देखा जाए अभिलेख लिखवाने की परंपरा, तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बाबू जिस राजा का नाम आता है प्राचीन भारत में, उसका क्या नाम है? अशोक। अशोक के अभिलेखों से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम कब खोजा गया था, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम खोजने में जो सफलता मिलती है 1750 ईस्वी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है टी फैंथलर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम पढ़ने में यदि आपसे सफलता पूछ दे तो बता दीजिएगा 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अगला आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक के वह अभिलेख बताइए। ज़्यादातर देखेंगे अशोक के अभिलेखों में बाबू देव नाम प्रिय शब्द से संबोधित किया गया है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के वह अभिलेख बताइए जिसमें अशोक नाम का वर्णन है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छे लोग बताने में बाबू भाग चलेंगे। आप इसलिए इस विषय को देखें, गंभीरता से सुनें। यदि आपसे कोई पूछे कि अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो यहाँ पर चीज़ों को लिख दे रहे हैं। एक अभिलेख बाबू मिलेगा गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है तो बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश में है। गुर्जरा के बाद देखेंगे बाबू एक दूसरा अभिलेख है जिसका नाम है मास्की अभिलेख। तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है, मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है। एररगुडी में एक अभिलेख बाबू एररगुडी है, और एक अभिलेख है उडेगोलन। ये इतने महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। इसी में अशोक नाम का उल्लेख का जिक्र किया गया है। बाकी अशोक के अन्य अभिलेखों में देखेंगे तो अशोक को अशोक ना संबोधित करके देव नाम प्रिय शब्द से संबोधित किया गया है।
यहाँ तक बात क्लियर है। अगला एक क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन एक लेकिन जवाब बहुत सारे और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न। अगला यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है अशोक की बाबू पत्नियों के नाम यदि आपसे पूछते हैं या 4 ऑप्शन दे दे कहे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन अशोक की पत्नी नहीं है, तो अशोक की पत्नियों के संदर्भ में देखेंगे तो एक पत्नी का नाम है बाबू महादेवी, एक पत्नी का नाम है कारुवाकी, एक पत्नी का नाम है असंधिमित्रा, एक पत्नी का नाम है तिस्रक्षिता, और एक पत्नी का नाम है, बहुत ज़्यादा पत्नियां हैं, बस अपने काम की इतना है जिससे आपका काम चल जाए, बाकी तो सब अशोक की ही हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला नहीं है। बस इतना नाम यदि आप ध्यान रख लेते हैं, उसमें भी यदि सबसे महत्व की बात की जाए तो वो बड़ी महत्वपूर्ण एक पत्नी है इनकी कारुवाकी, जिनका आप देखेंगे उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को रानी का अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अशोक की इस रानी का नाम तथा अशोक के एक पुत्र का नाम है बाबू जिसका नाम है तीवर, इन दोनों का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों से जुड़ा कुछ और प्रश्न पेपर में पूछ दिया जाता है। यदि आपसे कोई पूछे अशोक के अभिलेख की भाषा, तो अशोक के अभिलेख की भाषा बता देंगे बाबू प्राकृत। दूसरा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है कि अशोक के अभिलेख की लिपि क्या रही है, तो अशोक के अभिलेख की लिपि देख लें तो लिपियां बाबू कई लिपियों में मिला है, ब्राह्मी है, खरोष्ठी है, अरेमाइक है, अरमाइक और यूनानी या तो ग्रीक। सर्वाधिक पूछ देगा तो बता दीजिएगा ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछे कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, तो किसका नाम बता देंगे, प्रजापति गौतमी का नाम। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो पेपर के लिहाज से देखेंगे तो बड़े महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। चलिए बाबू, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको बड़े ध्यान से यदि आप देखेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप सारे काम कर पाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी बात हो गई होगी, तो आप कमेंट इसको, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करते रहिएगा। इसको मिटा देते हैं और फिर आते हैं अगले कुछ क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि आपसे कोई पूछे 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, प्रश्नों को लिख देते हैं 4 आर्य सत्य। अगला क्वेश्चन है बाबू वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान निर्माण में, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ है,
उसके बाद आपसे पूछेगा भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता देंगे, भारतीय संविधान बाबू हस्तलिखित है। भारतीय संविधान हस्तलिखित है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है। और कुछ क्वेश्चन बता दें आपको जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्व के प्रतीत हों। यदि आपसे कोई पूछे यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ बताइए, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। अगला एक क्वेश्चन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में बाबू किसका उल्लेख है। अगली एक बात, कौन कौन से अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं। निलंबित नहीं होते हैं। चलिए इतने क्वेश्चन हो गए, इन सबका जवाब 4 आर्य सत्यों में देखेंगे। पहली बात बाबू, संसार दुखों से युक्त है, तो पहला हो गया दुख। दूसरा देखेंगे तो दुख समुदाय। तीसरा देखेंगे तो दुख निरोध। और चौथा देखें तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चलिए बहुत बढ़िया। वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है बता दीजिएगा। अथर्ववेद, अथर्ववेद नहीं शामिल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना रुपया खर्च हुआ बाबू। 63,96,729। इसको याद करने का तरीका बता चुके हैं। 6 और 3 जोड़ दीजिएगा 9, 9 का क्यूब 729, बीच में 6 भर दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। भारतीय संविधान हस्तलिखित है, इसका जवाब इधर लिख दे रहे हैं बाबू। राय बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा भारतीय संविधान हस्तलिखित है। नारायण राय जादा, राय बिहारी नारायण राय जादा इनका नाम है। राय बिहारी नारायण राय जादा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस बाबू मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। इसके कुछ प्रावधान को यानी संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, जिसमें भारत के संविधान का संक्षिप्त वर्णन, उसका नाम और अन्य 15 आर्टिकल को भारत में लागू किया गया था। तो कभी कभी ऑप्शन में 15 आएगा या तो 16 आएगा, जैसा आएगा आप लगा दीजिएगा। 26 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस। या तो इसे विधि दिवस के तौर पे मनाया जाता है या तो संविधान दिवस के तौर पे 2014 से मनाया जाने लगा है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछेगा तो बता दीजिएगा बाबू शतपथ, जिसमें स्त्री को अर्धांगिनी या तो गृहस्वामिनी कहा गया है। अगला एक बात बता दीजिएगा तैत्रेय उपनिषद।
तैतरेय यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय। आर्टिकल 17 में बाबू आप देखेंगे तो उल्लेख होता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार से जो है छुआछूत नहीं किया जाएगा। कौन कौन से राष्ट्रीय आपात, कौन कौन से फंडामेंटल राइट है बाबू, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी निलंबित नहीं होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट अधिकार किसी भी सूरत हाल में निलंबित नहीं होते। तो आज की इस क्लास में जिसमें यह हमारे तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे आपके आगामी आप जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो उसमें आपकी सफलता में हम भी एक छोटी सी कड़ी बने, हम भी एक छोटे से सहभागी बने। बाकी आप ही का पूरा प्रयास होगा। हम एक विशेष तौर पर आपका छोटा सा हमारे तरफ से कलेजे गिलहरी प्रयास है। और यदि आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो उम्मीद आपसे, जैसा कि आप हमेशा से भरपूर समर्थन देते रहे हैं, यही समर्थन है कि इतने लंबे समय के बाद और इतने व्यस्ततम कह लीजिए सुबह से शाम को पढ़ाने के बाद भी जब कभी भी अवसर बन पाता है आप सबसे रूबरू और होने का प्रयास करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो आज की इस क्लास में बहुत बातचीत बस इतनी ही। अगले एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होने की उम्मीद है और उसमें कुछ और महत्वपूर्ण गंभीर प्रश्नों के साथ चर्चा की जाएगी भारतीय राज्य व्यवस्था के। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।